हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की ई क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया जाता है एक सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ। तो गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कि इस जर्नी में चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इस प्रश्न में एक्चुअली एक बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और इन एडजस्टमेंट्स के साथ, इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं कि ये प्रश्न कहता क्या है। देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट में गिवन है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1,45,200 का, यानी टोटल हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 14,520 और 10 रुपये का शेयर है। फुल्ली पैडअप है, कोई इश्यू नहीं है। पार्टली पैडअप होता तो हम इसे फुल्ली पैडअप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फुल्ली पैडअप है। टोटल 1,45,200 का हमारा शेयर कैपिटल है। साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव बैलेंस बता रहा है। ऑफकोर्स कंपनी लॉस में जा रही है, तभी लिक्विडेशन की बात हो रही है। नाउ करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा करंट लाइबिलिटीज पर। ट्रेड पेबल्स हमारे पास कितने हैं? देखिए, ट्रेड पेबल्स यानी जो हमें लाइबिलिटीज है जिनका पेमेंट करना है। सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, वो है 77,160। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कुछ क्रेडिटर्स सिक्योर्ड है, कुछ अनसिक्योर्ड है, पार्टली सिक्योर्ड है, ऐसे क्रेडिटर्स है 29,180। नाउ थर्ड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देखिए, डायरेक्टली आपको गिवन है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करवाना होगा। तो टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 4,000। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ये भी हमें पेमेंट करवाना होगा, ये है 1,160 रुपये। नाउ एसेट पर देख लेते हैं, क्योंकि एसेट से ही हमें रियलाइजेशन करना है। एसेट किस तरह की है देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है करंट नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट्स में लीज होल्ड प्रॉपर्टी है एंड प्लांट एंड मशीनरी है। आपको अमाउंट गिवन है 25,000 का एंड 37,400 का अमाउंट गिवन है। साथ ही इंटेंजिबल एसेट में गुडविल अब हमारे शायद कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो अब गुडविल कोई काम की भी नहीं है और इससे कुछ रियलाइजेशन होने वाला भी नहीं है। करंट एसेट की बात करते हैं। देखिए, करंट एसेट में हमारे पास स्टॉक बचे हुए हैं 58,500 के। साथ ही ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनसे हमें पेमेंट मिल सकता है। हमारे डेटर्स हैं वो है 46,220 और साथ ही इंपॉर्टेंट थिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कैश इन हैंड की बात करें तो 500 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड में पड़े हुए हैं। आपको अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है कुछ इस तरह से कि लिक्विडेटर ने जो एसेट्स को रियलाइज किया है वो इस तरह से रियलाइज किया है। आप सभी जानते हैं, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप का डिसीजन लेती है तो एक लिक्विडेटर, एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जो कि सारे लिक्विडेशन का काम करता है, यानी संपत्तियों को बेचता है और प्राप्त राशि से जो भी अमाउंट हमें मिलता है उस अमाउंट से सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करवाता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, प्लांट एंड मशीनरी से हमें जो मिला है, सबसे पहले लीज एंड प्रॉपर्टी विच वाज यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू पे द पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रो रेटा। देखिए, आपको कहा गया है यहाँ पर ये जो 18,000 रुपये का जो अमाउंट है जो कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेचने से मिला है, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेचने से जो अमाउंट मिला है इसका यूज सबसे पहले पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए किया जाएगा। देखिए, हमारे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 29,180। इसमें से 18,000 हमें यहाँ पेमेंट करवाने होंगे इस संपत्ति को वसूल करने के बाद। नाउ प्लांट एंड मशीनरी से 25,000 का भुगतान प्राप्त हुआ, स्टॉक से हमें 31,000 का भुगतान प्राप्त हुआ और क्रेडिटर्स जो हमारे थे उनसे 43,500 का भुगतान प्राप्त हुआ। यहाँ की अमाउंट अब कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये सारी एसेट्स रियलाइज्ड हो चुकी है। फाइनली हमें ये वाली अमाउंट को ही लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट में दिखाना होगा। आपको अदर इन्फॉर्मेशन और गिवन है। समापन व्यय 500 रुपये हुए। निस्तारक का पारिश्रमिक रोकड़ सहित वसूल की गई राशि पर 2.5% और असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि पर 2% होगा। देखिए, यहाँ पर रिम्यूनरेशन की भी बात की गई है। फाइनली जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुआ है वो 500 रुपीज़ का है और साथ ही में जो लिक्विडेटर को कमीशन दिया जाएगा वो 2.5% है टोटल अमाउंट रियलाइज्ड पर। टोटल अमाउंट रियलाइज्ड पर 2.5% का आपको रिम्यूनरेशन देना है। और साथ ही जो असुरक्षित लेनदार हैं
यानी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन सभी को वसूली पर भी 2% का कमीशन यहाँ पर देना है। तो गाइज एक तरह से आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। इस प्रश्न के साथ किस तरह से लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना के तैयार रखा है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में ही काम करें एग्जाम में भी, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक स्टेटमेंट मैंने बना कर रखा है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर सोल्यूशंस किए जाएंगे। सबसे पहले क्योंकि रिसिप्ट साइड हमारा है, तो रिसिप्ट साइड में जो भी हमें रियलाइजेशन हुआ है उस कंप्लीट रियलाइजेशन को लिख लिया जाएगा। यानी हम रियलाइज्ड एसेट यहाँ पर लिख लेते हैं। रियलाइज एसेट कौन कौन सी है? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि हमें एक सीक्वेंस में ही लिखना होता है, तो हमारे पास रियलाइज एसेट कौन कौन सी है। सबसे पहले हम कैश की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास 500 रुपये है। नाउ उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास क्वेश्चन है और उसमें डायरेक्टली गिवन है कि प्लांट एंड मशीनरी को 25,000 रुपये पर बेचा गया है। और साथ ही स्टॉक की बात करें तो स्टॉक को बेचा गया है 31,000 पर, और डेटर्स से जो वसूल हुआ है वो डेटर्स से वसूल हुआ है हमारे पास 43,500। ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज यहाँ पर गिवन है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ इस 18,000 को हमने फिलहाल नहीं लिया है, हमने केवल इन्हीं अमाउंट्स को लिया है 25,000, 31,000, 43,500। 18,000 का पेमेंट हमने अनसिक्योर्ड पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए कर दिया है। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट ही हमें पेमेंट के साइड में दिखाना होगा। तो गाइज देखते हैं अब हमारा पेमेंट साइड क्या कहता है। फिलहाल जो भी रिसिप्ट हमें होना था इस पूरे क्वेश्चन में, जो भी रिसिप्ट हमने निकाला है वो पूरा रिसिप्ट हमने रिसिप्ट के कॉलम में ले लिया है। ये टोटल हमारा रिसिप्ट हुआ है और इसकी टोटल हम लगा लेते हैं। साथ साथ में आप भी चलते जाइए, अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। और यदि हम इसकी टोटल की बात करें तो टोटल हमारी बैठती है कुछ 1 लाख। तो गाइज यहाँ 1 लाख की टोटल, 1 लाख का हमारा टोटल रिसिप्ट है। इसी रिसिप्ट से हमें पेमेंट करवाने होंगे। तो पेमेंट के लिए जो एक सीक्वेंस है उसे रिकॉल कर लीजिए, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था उसे ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नाउ पेमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लीगल एक्सपेंसेस होने चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में कोई लीगल एक्सपेंसेस नहीं है। तो देखिए सेकंड सीक्वेंस पर आइए, और सेकंड सीक्वेंस ये कहता है कि आपको लिक्विडेटर्स का रेम्युनरेशन सेकंड नंबर पे पेमेंट करवाना होगा। तो लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन यदि आप पेमेंट करवाते हैं तो 3 तरह का रेम्युनरेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। 2 तरह का रेम्युनरेशन दिया हुआ है। एक तो 2.5% दिया हुआ है ऑल एसेट रियलाइज्ड पर, और साथ ही में 2% दिया हुआ है आपको असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर रेम्युनरेशन दिया जाएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। टोटल हमें जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है वो 1 लाख रुपए हुआ है, लेकिन यहाँ पर 18,000 का पेमेंट और है जो कि हमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी से मिला है। यानी गाइज यदि मैं वर्किंग नोट में यहाँ पर देना चाहूँ तो वर्किंग नोट में आप दीजिए अमाउंट रियलाइज्ड टोटल 1 लाख, तो हमारा यहाँ पर जो हमने रियलाइज किया है प्लस 18,000 जो हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी से मिलकर बना है, तो 1,18,000 पर आपको 2% का कमीशन देना होगा। तो ये 1,18,000 पर 2.5% का कमीशन जो कहा है कि टोटल अमाउंट रियलाइज पर देना होगा, और ये बनता है हमारा 2,950। तो गाइज ये हमारा रेम्युनरेशन हो गया है टोटल अमाउंट रियलाइज्ड पर। नाउ 2% आपको दिया जा रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रश्न में। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। देखिए सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करते हैं। हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 77,160। ओके, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्योंकि इनके अगेंस्ट में 18,000 का पेमेंट हो गया है, तो रिमेनिंग अमाउंट को हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में लेना होगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही होते हैं, इवन इनको प्रेफरेंस होता है पेमेंट करने का, लेकिन ये भी एक तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही हैं। और साथ ही बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो गाइज ये टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने होते हैं, थोड़ा इसको वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं।
देखिए एक और वर्किंग नोट मैं आपके सामने रखती हूँ, वो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सबसे पहले हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डायरेक्टली गिवन है 77,160 प्लस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास थे गाइज 29,180। उसमें से हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर 18,000 रुपये कमाए और इस 18,000 रुपये जो रियलाइज हुए हैं उससे हमने इनका पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग जितना भी अमाउंट बचा है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। प्लस 4,000 का हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं। प्लस यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट 1160। ये टोटल अमाउंट जो होगा गाइज वो हमारा होगा 93,500। इस 93,500 पर हमें 2% का कमीशन देना होगा। यहाँ ध्यान से समझिए, ये हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए हैं। इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर हमें पूरा अमाउंट का पेमेंट करना होगा रिम्यूनरेशन के रूप में, 2% के रूप में। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी अमाउंट लिखते हैं 93,500 और 93,500 का 2% जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह से 1870 1870 का हमारा टोटल रिम्यूनरेशन होगा। इसको हम टोटल करके बाहर निकाल देते हैं गाइज। 0 7 और 5 2 1 18, इट इज द 4820। यस गाइज 4820 हमारा रेम्यूनरेशन हो गया है लिक्विडेटर का जो हमने निकाला है। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं, वो है हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 500 रुपये गिवन है आपको। साथ ही में हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कराइए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 4,000, ये भी अमाउंट आपको गिवन है। साथ ही में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कराइए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वही जो हमने आपके सामने लिखा है, इसमें 4,000 का अमाउंट इंक्लूडेड है, इसलिए 4,000 का अमाउंट हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसे आप माइनस कर दीजिए। यानी रिमेनिंग ये अमाउंट हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का आएगा और वो अमाउंट आता है 89,500 का अमाउंट है। और फाइनली अब हमारे पास पेमेंट को कुछ भी नहीं बचा है। आप प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, हमारे पास पेमेंट किस तरह, हमें जो पेमेंट करना था वो सारे पेमेंट हमने पूरे कर दिए हैं, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब जो रिमेनिंग जो भी अमाउंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर जो भी अमाउंट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ 1 लाख में से इन सभी वैल्यूज़ को माइनस कर दें, तो अपना कैलकुलेटर उठाइए और देखिए कितना अमाउंट आता है। आई होप इट इज़ 1180। ये बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट कंप्लीट इक्विटी शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। मान लीजिए यदि कहें कि यहाँ पर इतना अमाउंट भी नहीं बचता है, तो हम यहाँ पर कमी कर देंगे, यानी जहाँ तक हमारा अमाउंट है वहीं तक ही हम पेमेंट कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 1180 बचा है, यानी ऑन एन एस्टिमेट यदि कहा जाए तो हमारे पास 14,520 शेयर होल्डर्स हैं, और यदि हम इसे 14,520 से डिवाइड करें तो पर इक्विटी शेयर 0.081 का पेमेंट होगा। ये एक तरह से पर इक्विटी शेयर पेमेंट होगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर को 1 रुपये के बदले में 0.081 रुपये मिल रहे हैं। तो गाइस इस तरह से हमने अपना अकाउंट बैलेंस कर दिया है, और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से तैयार किया जाता है। एक सिंपल सी क्वेश्चन के साथ आज हमने बात की। तो गाइस हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो हमारे बेहतर कंटेंट को जानने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।